नमस्कार साथियों, मैं दौलत चौहान चाणक्य गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक की, जिसका नाम होगा परमाणु। इस परमाणु के संदर्भ में हम विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से इस हमारे टॉपिक को क्लियर करेंगे। टॉपिक क्लियर करें उससे पहले एक आप लोगों के लिए विशेष सूचना। आप लोगों की सुविधा को देखते हुए हमने हमारे जो क्लास नोट्स हैं उनकी पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करवाने का फैसला किया है, और इसके लिए हमारे ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। और ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ हमारा जो फेसबुक पेज है चाणक्य गुरु के नाम से, उस पर भी आप इस लिंक के माध्यम से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारा टॉपिक, जिसका नाम है परमाणु और परमाणु की संरचना। इस टॉपिक को हम विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले हम कुछ चीजें जान लेते हैं जो हमें इस टॉपिक को समझने में हमारी मदद करेंगे और इस टॉपिक को समझने में आसानी होगी। देखिए, कुछ बहुत बेसिक सी चीजें हैं जो आप सब लोग जानते हैं कि परमाणु, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये परमाणु क्या परमाणु कण हैं जो परमाणु के अंदर होते हैं। तो देखिए, प्रोटॉन की खोज की अगर हम बात करें तो प्रोटॉन की खोज जो है गोल्डस्टीन ने करी, और नामकरण जो था वो रदरफोर्ड ने किया। ठीक इसी तरीके से बात करें तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने करी, और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने करी। साथ ही इसके बाद हम इनका द्रव्यमान देखें तो जो प्रोटॉन होता है उसका द्रव्यमान होता है 1.6273 10 की पावर माइनस 27। न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.675 गुणा 10 की पावर माइनस 27। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। ये जो डाटा है ये किलोग्राम में दिया हुआ है। अगर हम यहां एएमयू की बात करें तो ये एएमयू क्या है, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। द्रव्यमान को जनरली हम एएमयू में ही मापते हैं, और एएमयू में अगर मापा जाए तो ये होगा 1.007 प्रोटॉन, 1.008 न्यूट्रॉन और 0.00549 होगा आपका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। साथ ही मैं आपको बताऊं कि एक एएमयू बराबर होता है 1.672 गुणा 10 की पावर माइनस 27 केजी। अब बात करते हैं हम आवेश की। तो जो प्रोटॉन होता है वो क्या होता है, धनावेशी होता है। प्रोटॉन जो होता है वो क्या होता है, धनावेशी कण होता है। न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है, इसका मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं होता। और हम बात करें इलेक्ट्रॉन की तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋणावेशी होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋणावेशी होता है। चार्ज जो होता है वो होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और इस पर भी जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम। बस फर्क सिर्फ दोनों में इतना है कि ये पॉजिटिव चार्ज होता है और ये नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये चीजें जो हमने इस चार्ट के माध्यम से समझी हैं, ये चार्ट हमें आगामी प्रश्नों को हल करने में मदद करेगा। और इस चार्ट को आप एक बार बहुत बेहतर तरीके से ध्यान से देखें और पढ़ें। तो इस तरीके से हम करते हैं हमारे अगले प्रश्न को, जिसमें इस चार्ट की हम मदद लेंगे। देखिए हमारा पहला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी। तो अभी देखो हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी। इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी जे थॉमसन। किसने करी, जे थॉमसन ने। अभी जस्ट हमने पिछले चार्ट में देखा। यहां चैडविक की बात करें तो इसने न्यूट्रॉन की खोज करी। रदरफोर्ड की बात करें तो रदरफोर्ड का नाम प्रोटॉन के संदर्भ में आता है। साथ ही साथ इन्होंने एक मॉडल दिया था, स्वर्णपत्री मॉडल, उसके लिए भी इनके नाम का उल्लेख आता है। और गोल्डस्टीन को भी हम किसके
रूप में जानते हैं, प्रोटॉन की खोजकर्ता के रूप में। तो इस तरीके से आंसर हुआ हमारा जे थॉमसन। बात करते हैं अगले प्रश्न की। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी? न्यूट्रॉन की खोज किसने करी? जस्ट अभी पढ़ा, न्यूट्रॉन की खोज करी जेम्स चैडविक ने। क्या नाम था? जेम्स चैडविक। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रोटॉन का नामकरण किसने किया? यहां देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार कंफ्यूजन भी होता है। प्रोटॉन का नामकरण किसने किया? हमने यहां आपको दोनों ऑप्शन दिए हैं। अगर आपको प्रोटॉन की खोज के बारे में पूछा जाए और इन दोनों में से एक ही ऑप्शन हो, तब आप जो मर्जी करके आए वो आपका सही होगा। लेकिन अगर दोनों नाम दिए हुए हैं और प्रोटॉन की खोज के बारे में पूछा जाए आपसे, तो आप उस समय प्रायिकता देंगे गोल्डस्टीन को। किसको प्रायिकता देंगे? गोल्डस्टीन को। लेकिन यहां हमने बात की है कि नामकरण किसके द्वारा किया गया, तो नामकरण किया गया रदरफोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा नामकरण किया गया? रदरफोर्ड के द्वारा नामकरण किया गया। खोज करी थी गोल्डस्टीन ने, और गोल्डस्टीन ने जब प्रोटॉन की खोज करी तो इस प्रोटॉन को उन्होंने एक नाम दिया जिसका नाम है केनाल रे। तो जो धनावेशी कण इन्होंने खोजा था उसको नाम दिया था केनाल रे। यह 1886 की घटना है जब इन्होंने एक धनावेशी कण की खोज करी और उस धनावेशी कण को नाम दिया केनाल रे। देख ये अगला प्रश्न। सबसे अधिक द्रव्यमान होता है, सबसे अधिक द्रव्यमान होता है। देखिए अभी हमने पिछली स्लाइड में जो चार्ट देखा था उसमें बात करी थी, तो वहां हमने प्रोटॉन का जो द्रव्यमान लिखा था वो लिखा था 1.007, न्यूट्रॉन लिखा था हमने 1.008, और जो इलेक्ट्रॉन था उसके लिए लिखा था हमने 0.00549। ये जो डाटा था हमारा AMU में था। तो इस तरीके से देखिए सबसे अधिक भारी न्यूट्रॉन, उसके बाद प्रोटॉन, और सबके बाद में कौन आएगा? इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से सबसे भारी और सबसे हल्का। तो सबसे भारी तो क्या हुआ? न्यूट्रॉन। सबसे भारी और सबसे हल्का। हमारा प्रश्न है सबसे अधिक द्रव्यमान किसका होगा? तो सबसे अधिक द्रव्यमान किसका होगा? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होगा। देखिए अगला प्रश्न। उदासीन कण होता है। उदासीन कण का मतलब कि ऐसा कण जिस पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं पाया जाता, और हमें पता है प्रोटॉन पर धनावेश पाया जाता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश पाया जाता है। तो यहां उदासीन कण क्या होगा? न्यूट्रॉन। कौन होगा? न्यूट्रॉन। बात करते हैं अगले प्रश्न की। द्रव्यमान की इकाई होती है। अभी हमने बात करी थी कि द्रव्यमान को किलोग्राम में तो मापते ही हैं, इसके साथ साथ जो इसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो होती है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो यहां द्रव्यमान को किस में मापेंगे हम? AMU में। AMU में, एटॉमिक मास यूनिट के अंदर। देखते हैं अगला प्रश्न। परमाणु सिद्धांत या परमाणुवाद सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? यहां बात कर रहे हैं हम सबसे पहले जिन्होंने प्रस्तुत किया परमाणुवाद या परमाणु सिद्धांत, वो थे जॉन डाल्टन। कौन थे? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन के बाद सबसे पहले जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया। उसके बाद आए जे थॉमसन। इसके बाद आए रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड के बाद आए नील्स बोर। नील्स बोहर। डाल्टन ने जो अपना परमाणु सिद्धांत दिया वो दिया 1808 में। जे थॉमसन आए 1904 के अंदर, रदरफोर्ड आए 1911 में, और 1913 में आए नील्स बोर।
तो जो जे जे थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल दिया उसको बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। कौन सा मॉडल? प्लम पुडिंग मॉडल। या तरबूज मॉडल। तरबूज मॉडल। देखिए इन्होंने कहा कि जिस तरीके से तरबूज के अंदर जो लाल भाग होता है वो लाल भाग होता है धनावेश का, और तरबूज के अंदर जो काले काले बीज वितरित होते हैं उस लाल भाग के अंदर, उन काले बीजों की भांति परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होते हैं, और जो लाल भाग होता है वो धनावेश के रूप में होता है। तो इस तरीके से जे जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल और तरबूज मॉडल दिया। रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्री प्रयोग किया। स्वर्ण पत्री प्रयोग, जिस पर अल्फा कणों की बौछार करवाई, और अल्फा कणों की बौछार करवाकर उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण जो थे वो उस गोले से साइड से निकल गए, किनारों से निकल गए, लेकिन उन 20 लाख अल्फा कणों में से एक कण ऐसा था जो वापस उस बीच वाले नाभिक से टकराकर, मध्य भाग से टकराकर वापस 180 डिग्री के कोण पर वापस आ गया, वापस घूमकर आ गया। ये घटना ठीक वैसे ही थी कि जैसे एक टिश्यू पेपर पर एक बड़ी तोप से गोला दागा जाए और वो तोप का गोला उस टिश्यू पेपर से टकराकर वापस आ जाए। इतनी आश्चर्यजनक घटना थी। तब इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग जो है वो खोखला होता है और उसके केंद्र में एक नाभिक है जो धनावेशी भाग होता है। तो इस तरीके से रदरफोर्ड ने अपना स्वर्णपत्री प्रयोग किया, और नील्स बोर ने परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करी। नील्स बोर ने कहा कि परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। देखिए प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया? प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया? तो हमारा फटाक से आंसर आएगा कि प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया? जे जे थॉमसन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? जे जे थॉमसन के द्वारा प्लम पुडिंग मॉडल दिया गया, या तरबूज मॉडल दिया गया। तरबूज मॉडल। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। प्रथम परमाणु मॉडल किसने प्रस्तुत किया? प्रथम परमाणु मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो देखिए प्रथम परमाणु मॉडल जो है वो मॉडल प्रस्तुत किया था जे जे थॉमसन ने। देखो डाल्टन ने जो प्रयोग किया था, डाल्टन ने केवल वाद दिया था, एक सिद्धांत दिया था कि प्रत्येक वस्तु जो है वो परमाणु से मिलकर बनी होती है, लेकिन उसका कोई लिखित प्रमाण नहीं था। उन्होंने कुछ स्पष्टीकरण नहीं दिया। लेकिन जे जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल देकर परमाणु मॉडल की व्याख्या करी, इसलिए सर्व परमाणु मॉडल को प्रस्तुत करने का श्रेय जिनको जाता है वो है जे जे थॉमसन, जिसके उन्होंने इसके लिए कौन सा मॉडल प्रयोग किया? जे जे थॉमसन, सॉरी प्लम पुडिंग मॉडल। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। सर्वप्रथम आवेश वितरण की घटना की जानकारी किसने दी? आवेश वितरण। देखिए हमने अभी बात करी कि जो जे जे थॉमसन का जो मॉडल था, उस जे जे थॉमसन के मॉडल में उन्होंने कहा कि जब परमाणु का जो मध्य का भाग होता है वो लाल भाग होता है, और ये लाल भाग जो है ये धनावेशी भाग होता है। क्या होता है? धनावेशी भाग। और जैसे तरबूज में जो लाल भाग होता है, ठीक उसी तरीके से परमाणु में भी जो बाहरी भाग होता है वो धनावेशी भाग होता है। और तरबूज के अंदर जो काले बीज होते हैं, तरबूज के अंदर जो काले बीज होते हैं उनको उसने इलेक्ट्रॉन की संख्या दी। तो ये जो काला भाग है ये है इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो कैसा होगा? ऋणावेशी भाग होगा। ये मॉडल किसने प्रस्तुत किया? ये मॉडल प्रस्तुत किया था जे जे थॉमसन ने। जे जे थॉमसन ने। तो इस तरीके से सर्वप्रथम आवेश वितरण, दैट मीन्स धनावेश और ऋणावेश में परमाणु को जिसने बांटा वो थे जे जे थॉमसन। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर।
स्वर्णपत्री या अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसने किया? स्वर्णपत्री या अल्फा कण प्रकीर्णन जिन्होंने प्रयोग किया वो थे रदरफोर्ड। कौन थे? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने अपना स्वर्णपत्री प्रयोग किया और इस प्रयोग में उन्होंने एक सोने की झिल्ली पर पतली झिल्ली ली और उस पर अल्फा कणों की बौछार करवाई। अल्फा कणों की बौछार करवाई। इनमें से अधिकांश अल्फा कण तो ऐसे किनारों से मूव कर गए, किनारों से मूव कर गए, लेकिन इन 20 लाख कणों में से, सॉरी 20,000 कणों में से एक कण ऐसा था जो यहां से जाकर इससे टकराकर वापस आ गया और इसी कारण उन्होंने कहा कि परमाणु के नाभिक में कोई धनावेशी भाग होता है। क्यों कहा उन्होंने धनावेशी भाग? क्योंकि जो ये अल्फा कण थे ये भी क्या थे? ये धनावेशी कण थे और धनावेशी कण इस बीच वाले धनावेश से टकराकर आपस में क्या किया? इसने प्रतिकर्षण किया। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं प्लस और प्लस को जब आपस में टकराया जाता है, जब आपस में वो संपर्क में आते हैं तो प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण। और ये प्लस और माइनस जब आपस में टकराते हैं तो क्या होता है? आकर्षण। तो अगर यहां माइनस होता तो ये प्लस इसके संपर्क में आकर यहीं रह जाता, इससे चिपक जाता, लेकिन यहां भी प्लस और यहां भी प्लस, तो प्लस प्लस आपस में दोनों टकराए तो एक प्रतिकर्षण बल लगा और प्रतिकर्षण बल लगने के कारण ये कण वापस चला गया। इस कारण उन्होंने कहा कि एक नाभिक के अंदर बीच में एक धनावेशी भाग होता है। ये मॉडल जिन्होंने प्रस्तुत किया था वो थे रदरफोर्ड। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। देखो, गोल्डस्टीन ने जिन धनावेशी किरणों की खोज की उनको नाम दिया। हमने प्रारंभ में बात करी थी कि सबसे पहले गोल्डस्टीन ने जो धनावेशी किरणों की खोज करी उन धनावेशी किरणों को उन्होंने नाम दिया था केनाल रे। क्या नाम दिया था? केनाल रे। और बाद में चलकर यही धनावेशी कण किसका नाम हुआ? प्रोटॉन का नाम हुआ। और फिर रदरफोर्ड ने इस पर और प्रयोग करके इसको प्रोटॉन नाम दे दिया। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगाते हैं, यह कथन किसका था? इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगाते हैं, यह कथन था नील्स बोर का। यह कथन था नील्स बोर का। क्यों? नील्स बोर ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं और निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने के कारण उनकी ऊर्जा विकृत नहीं होती। इसलिए इस मॉडल से परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या भी हुई। परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या। क्योंकि रदरफोर्ड ने जो प्रयोग किया था उसमें उन्होंने बताया कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, लेकिन वो ये स्पष्ट नहीं कर पाए कि ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं अगर ऐसे लगातार चक्कर लगाते रहे तो इनकी ऊर्जा में कमी आएगी और ऊर्जा में जब कमी आएगी तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे नाभिक की ओर आएगा और अंततः नाभिक में गिर जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा तो नाभिक का अस्तित्व ही क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तब आए 1913 के अंदर नील्स बोर, इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर ही चक्कर लगाते हैं, लेकिन वो एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं और उस निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने के कारण उनकी जो ऊर्जा है वो खर्च नहीं होती और वो लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। उस प्रकार से परमाणु का जो अस्तित्व है वो क्या होता है? स्थायी होता है। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या पहली बार किसने करी? परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या। तो परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या जिन्होंने करी वो थे नील्स बोर। कौन थे? नील्स बोर। जस्ट अभी हम चर्चा कर चुके कि नील्स बोर ने क्यों परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या की या क्या कहा परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या को लेकर। उन्होंने कहा कि परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और अपनी एक निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाने के कारण जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी ऊर्जा नहीं खोते और लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। इस प्रकार से परमाणु क्या होता है? स्थायी होता है। तो हमारा आंसर हुआ इसका नील्स बोर। बात करते हैं हम अगले प्रश्न। परमाणु के नाभिक से
दूर जाने पर ऊर्जा स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये देखिए यहां थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। ये नाभिक है और इसके चारों तरफ ये हम कक्षक बनाते हैं। यहां से हम थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। नाभिक, नाभिक में जो ये कक्षक है, यहां मैं नाम देता हूं इसको के, एल, एम, एन डैश डैश, या इनको एक क्रम संख्या दे देता हूं 1 2 3 4। ये ऐसा भी हम पहले डिसाइड कर चुके हैं। इन परमाणु की कक्षा, इनको कहते हैं कक्षक, इनको कहते हैं कक्षक। इन कक्षक में भी होते हैं उपकक्षक, या इसको कहें हम कोश। क्या कहें? कोश। तो कोश में होते हैं उपकोश, कोश में होते हैं उपकोश, और उपकोश में होते हैं कक्षक। क्या होते हैं? कक्षक। तो देखिए कोश तो क्या हुआ हमारे पास, के, एल, एम और एन। आगे इसी क्रम में आगे बढ़ते जाएंगे। उपकोश जो होते हैं वो होते हैं एस, पी, डी और एफ। अब देखिए कक्षक, इस एस कक्षक के पास, उपकोश के पास कक्षक होते हैं 1, यहां कक्षक होते हैं 3, यहां होते हैं 5 और यहां होते हैं 7। एस उपकोश के पास कक्षक होता है 1, पी उपकोश के पास होते हैं कक्षक 3, डी के पास 5 और एफ के पास 7। अब ध्यान देने वाली बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि प्रत्येक कक्षक में केवल एक कक्षक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? केवल 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो यहां देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? कक्षक तो एक है, एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो यहां कितने इलेक्ट्रॉन आए? 2। यहां कक्षक है 3, एक में आते हैं 2, तो टोटल 6। यहां 5, एक में 2, 10। यहां 7, एक में 2, तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। टोटल 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ये चीज हमें क्या बताती है? यहां ये जो हमने समझा अभी, ये हमें आगे काम आएगा। देखिए ये नाभिक है, इस नाभिक से जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी ऊर्जा स्तर का मान बढ़ता जाएगा। मैं आपको एक नोट में बात करने के लिए कहूं तो कहेंगे नाभिक के पास के कोश का, नाभिक के पास के कोश का ऊर्जा स्तर कम होता है, और जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ेगी ऊर्जा स्तर का मान बढ़ता जाएगा। और ध्यान रखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है कम ऊर्जा स्तर वाले कक्षक में प्रवेश करेगा। जब वो कम ऊर्जा वाला कक्षक भर जाए, कोश भर जाए, उसके बाद इलेक्ट्रॉन अगले कक्षक में मूव करेगा। तो यहां से आप इस बात को नोट कर लें, ध्यान दें कि नाभिक से जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी ऊर्जा स्तर का मान बढ़ता जाएगा, और नाभिक के पास आते जाएंगे ऊर्जा स्तर का मान कम होता जाएगा। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि ऊर्जा स्तर के बढ़ते क्रम में अगर मेरे को लिखना है, बढ़ते क्रम में, तो लिखें के, एल, एम और एन। यहां एन का जो ऊर्जा स्तर है वो सर्वाधिक होता है, और के का ऊर्जा स्तर जो होता है वो कम होता है। बात करते हैं हम अगले प्रश्न को लेकर।
उससे पहले जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या रहा। इतनी बातें समझने के बाद क्या हम इस प्रश्न का उत्तर दे पाए हैं कि नहीं दे पाए, देखते हैं। परमाणु के नाभिक से दूर जाने पर, दूर जाएंगे तो ऊर्जा स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए दूर जाएंगे तो ऊर्जा स्तर क्या होगा, ऊर्जा स्तर बढ़ता है, ऊर्जा स्तर क्या होगा, बढ़ता है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हुआ है। बात करते हैं हम इस तरीके से हमारे अगले प्रश्न की। परमाणु के कोष के ऊर्जा स्तरों को नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, देखिए अभी हमने चर्चा करी कि इनको नाम दिया गया KLMN। तो हमारा इस तरीके से आंसर हुआ KLM और N। देखते हैं हम अगला प्रश्न। प्रत्येक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अभी हमने बात करी थी कि एक ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या रहा, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एक कक्षक में, 2। अगले प्रश्न को देखिए, किस उपकोष में सर्वाधिक कक्षक होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और अगर आपने पिछली स्लाइड को ध्यान से देखा और समझा तो आपको इसका उत्तर देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो किस उपकोष में सर्वाधिक कक्षक होते हैं। हमारे पास उपकोष थे SPDF। तो इसमें 1, इसमें 3, इसमें 5 और इसमें 7। तो इस तरीके से सर्वाधिक उपकोष किसमें, सर्वाधिक कक्षक किस उपकोष में है, तो F उपकोष में है। तो हमारा आंसर क्या होगा, F उपकोष। देखिए अगला प्रश्न, किस उपकोष में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन आते हैं। किस उपकोष में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन आते हैं। अभी हमने बात की थी कि S में कितने कोष, 1, P में 3, D में 5 और F में 7। अब आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक में कितने आते हैं, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। कितने आते हैं, 2। तो यहां तो कितना रहा, 2। यहां अगर 2 से मल्टीप्लाई करें इसको तो 6, 10 तो 14। तो सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन किसमें आए, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन आए हमारे F उपकोष में। इसमें आए F उपकोष में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देखिए अगला। किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए सूत्र दिया गया है। किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर। इस 2n स्क्वायर के द्वारा हम किसी भी कक्षा या कोश सेल के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमने हमारे पास कक्षाएं थी K, L, M और N। इनको नाम दिया था हमने 1, 2, 3 और 4। अब देखिए यहां N की जगह N की जगह अगर 1 रखा जाए, N की जगह 1 रखा जाए और स्क्वायर किया जाए तो इसका मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आएगा कितना, 2। यहां सेम कंडीशन की जाए तो रिजल्ट आया 4, 4 दूना 8 और यहां रिजल्ट आया 2 या 3 रखी इस N की जगह तो 3 का स्क्वायर और रिजल्ट कितना आया 9 और 9 का डबल 18। इधर अगर बात करें तो 2 गुणा 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 16 और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना आएगा 32। तो इस तरीके से के कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। L कक्षा में 8 और M कक्षा में 18 और N कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 32 आ सकते हैं।
तो ये चीज आपको समझनी है। अब जब K में 2, L में 8, M में 18 और N में जब 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो आगे भी अगर इनको कंटिन्यू करें तो हमें पता चलेगा, इससे आगे की अगर हम चर्चा करें कि किसी भी ऊर्जा स्तर में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते। 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आते, मतलब अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते। अब आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं तो हम इससे आगे की चर्चा करेंगे हमारे अगले प्रश्न को लेकर। इस प्रश्न का जो आंसर होगा हमारा वो होगा 2n²। क्या आंसर होगा? 2n²। बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए, सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? सबसे बाहरी कोश में अभी हमने बात करी थी कि सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है 8। अधिकतम संख्या कितनी होती है? 8। यहां से एक चीज और समझने की कोशिश करें कि सबसे बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, सबसे बाहरी कोश में, बाहरी आउटर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो उसकी संयोजकता कहलाती है। क्या कहलाती है? संयोजकता। कि सबसे बाहरी कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम उसकी संयोजकता से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या रहा कि सबसे बाहरी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अगर किसी परमाणु का K और L कोश भरा है, ध्यान दीजिए K और L कोश भरा है, तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको अगर आपने आंसर किया तो समझिए कि आपने पीछे का जितना भी पढ़ा है वो सब आपका क्लियर हो गया और आपने बहुत ध्यानपूर्वक सुना और समझा है। अगर इस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आ रहा तो आप पीछे की जो स्लाइड थी उन स्लाइड को एक बार फिर से देखिए, आप डेफिनेटली इनका उत्तर दे पाएंगे। तो देखिए भरा हुआ कौन कौन सा है? K और L। अब आपको पता है कि K कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। कितने आते हैं? 2। और L के अंदर कितने आते हैं? L के अंदर आते हैं 8। कितने आते हैं? 8। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 10। क्योंकि K में 2 और L में 8, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए आपके 10। तो इस तरीके से आंसर क्या हुआ आपका कि K और L कोश भरा हो तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 10। अब ध्यान दीजिए, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है तो हमारे पिछले टॉपिक से हम जोड़कर बात करें तो उसका परमाणु क्रमांक क्या होगा? परमाणु क्रमांक क्या होगा? तो परमाणु क्रमांक भी मित्रों क्या होगा? 10। परमाणु क्रमांक भी क्या होगा? 10। और उसमें प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 10। क्योंकि जितना प्रोटॉनों की संख्या होती है उतना ही क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है। और जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए इसको और हम यहां से कुछ समझने की कोशिश करते हैं। हमें पता चला कि इसके प्रथम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, प्रथम में 2 और अंतिम में 8 इलेक्ट्रॉन। तो 2 और 8 इलेक्ट्रॉन। हमें पता है कि अंतिम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और एक बहुत काम की बात मैं आपको बताता हूं मित्रों कि अगर किसी भी कक्षक के अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो तत्व स्थायी होता है। वो तत्व क्या होता है? स्थायी होता है। और उस तत्व को हम कह सकते हैं कि वो तत्व क्या होगा? अक्रियाशील। क्या होगा? अक्रियाशील। या इसको कहें निष्क्रिय, नॉन एक्टिव। नॉन एक्टिव।
और 10 नंबर पर आती है आपकी नियोन। क्या आती है मित्रों? नियोन। और नियोन आप लोगों को पता है क्या है? एक अक्रिय गैस है, एक निष्क्रिय गैस है, एक नॉन एक्टिव पार्टिकल, नॉन एक्टिव एलिमेंट है। क्योंकि इसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। और जिसके भी अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो जो तत्व है वो क्या होगा? स्थायी होगा। तो इस तरीके से हमारा इसका आंसर हुआ 10। बात करते हैं हम हमारे अगले प्रश्न को लेकर। किसी तत्व परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को जानते हैं। बाहरी कक्षा में हमने कहा आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको किस नाम से जानते हैं? तो अभी हमने चर्चा करी कि किसी भी तत्व के बाहरी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को उसकी संयोजकता के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? संयोजकता के नाम से जाना जाता है। या हम यूं कहें कि संयोजकता या संयोजन शक्ति या संयोजन क्षमता किसी तत्व के अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण या साझेदारी द्वारा भी हम उसकी संयोजन शक्ति को प्रदर्शित करते हैं कि वो किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहा है, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कर रहा है। तो उस आधार पर भी हम उस तत्व की संयोजन शक्ति या क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। या साफ शब्दों में कहें तो किसी तत्व के अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं? संयोजकता। तो यहां लिखा है कि किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को जानते हैं, संयोजकता भी कहते हैं। संयोजकता इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है, और सभी। तो हमारा आंसर क्या होगा? यहां सभी के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न को लेकर। किसी परमाणु की संयोजक शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए उत्तरदायी है। देखिए जस्ट अभी चर्चा हम कर रहे थे और वैसा ही प्रश्न हमारे सामने आ गया कि संयोजक शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए किस सेल के इलेक्ट्रॉनों की भूमिका होगी? तो किसी भी तत्व की संयोजकता को प्रदर्शित करने के लिए या उसकी संयोजन क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए उसके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके अंतिम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होते हैं। तो इस तरीके से हमारा आंसर होगा यहां अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होंगे। बात करते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की। इलेक्ट्रॉनों का आपसी साझेदारी या स्थानांतरण से क्या अभिप्राय है? साझेदारी या स्थानांतरण से क्या अभिप्राय है? मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल लेकर आपको बताता हूं। यहां बात करें सोडियम की और क्लोराइड की। देखिए सोडियम 11 नंबर पर आता है, ये 17 नंबर पर आती है। इसमें अगर इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा अगर हम करें तो होगा 2-8-1। अब 2-8-1 क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है कि पहले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं, क्योंकि उसकी क्षमता ही कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉनों की। उससे आगे जो कक्षा है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 8, तो उसमें केवल 8 इलेक्ट्रॉन ही भरे जाएंगे। और उससे आगे हमारे पास बचा है केवल 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो हम इलेक्ट्रॉन उस अगली कक्षा में भर देंगे। तो इस तरीके से यहां इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा हुआ 2-8-1 के रूप में। यहां 17 को अगर हम बांटे इसी क्रम में, क्योंकि पहले में 2, उससे अगले में 8 और उससे अगले में हमने बात करी थी 18 की, लेकिन फिर हमने बीच में क्या है पॉइंट लिखा कि किसी भी कक्षा के अंतिम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8। तो यहां अगर इनको बांटें, 17 को बांटेंगे तो 2, 8 और नीचे कितने बचे हमारे पास? 7। तो इस तरीके से इनका बंटवारा हुआ। अब हम बात करेंगे संयोजकता की। अगर यहां से 1 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाए, 1 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाए, क्योंकि प्रत्येक तत्व क्या चाहता है कि मैं अपने अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कर लूं और 8 इलेक्ट्रॉन करके क्या हो जाऊं? स्थायित्व प्राप्त कर लूं। और अंतिम कक्षक में जो ये 8 इलेक्ट्रॉन करते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन करने की जो परंपरा है उसको हम बोलते हैं अष्टक नियम। क्या बोलते हैं? अष्टक नियम। तो प्रत्येक तत्व चाहता है कि मैं अपना अष्टक पूरा करके
अष्टक पूरा करके क्या हो जाऊं, स्थायी हो जाऊं। फिर मुझे कोई एक्टिव या नॉन एक्टिविटी करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो प्रत्येक तत्व चाहता है कि मैं अपना अष्टक पूरा करके क्या हो जाऊं, स्थायी। तो यहां सोडियम भी चाहेगा कि मैं अपना अष्टक पूरा करके स्थायी हो जाऊं, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन यहां बाधा पहुंचा रहा है। एक इलेक्ट्रॉन यहां क्या कर रहा है, बाधा पहुंचा रहा है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, यहां से त्याग। एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग। और त्याग करने से यहां इस पर जो साइन आएगा, यहां इस पर जो साइन आएगा वो होगा वो आ जाएगा ये प्लस का साइन, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। एक इलेक्ट्रॉन इसमें से माइनस हो गया तो इस पर क्या आ गया, एक प्लस का साइन आ गया। अब प्लस का साइन आने से इसकी संयोजकता कितनी हो गई, एक। अब ठीक इसी तरीके से यहां क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन को हम ये जो एक, इसके पास ये क्या चाहेगा कि अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। और ये चाहेगा कि मैं कितना कर लूं, 8 कर लूं। और 8 करके क्या हो जाऊं, स्थायी हो जाऊं, क्योंकि 7 को त्यागना मुश्किल है बनिस्पत 1 ग्रहण करने से। तो यहां ये 1 ग्रहण करके कितने कर लेगा अंतिम में, 8। तो अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दें तो इस पर जो चार्ज आएगा वो होगा माइनस का। तो इसकी संयोजकता 1 प्लस की और इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 1 माइनस की हो जाएगी। तो ये कहलाती है संयोजकता। अब देखिए दोनों ने इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी स्थानांतरण करके जब यौगिक बनाएंगे तो बनेगा NaCl, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और इसके पास एक अतिरिक्त था, तो दोनों का काम हो गया, दोनों की साझेदारी हो गई। तो इस प्रकार से बात करेंगे, जो बंध बनता है उसकी चर्चा हम अगले पार्ट में करेंगे, लेकिन यहां आप समझिए कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। तो यहां हमारा उत्तर होगा कि इलेक्ट्रॉनों के आपसी साझेदारी या स्थानांतरण से अभिप्राय है संयोजकता से। क्या अभिप्राय है, संयोजकता से। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सोडियम तत्व में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से वितरित है। सोडियम तत्व में इलेक्ट्रॉनों का विवरण बताना है हमें कि सोडियम में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से बटेंगे। तो जस्ट अभी हमने चर्चा करी, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 11। और 11 को जब हम बांटेंगे तो 2, 8 और 1 में बांट देंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा, यहां 2, 8 और 1। इस तरीके से मित्रों हमने विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से इस टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करी। फिर भी अगर आप लोगों का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपकी हर संभव मदद कर सकें। आपका किसी भी इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हम आपको निश्चित तौर पर उसका हल बताएंगे। और साथ ही साथ आप हमें अन्य किसी टॉपिक से भी प्रश्न कोई करना चाहें तो कर सकते हैं। अब विशेष बात आप लोगों के लिए ये है कि हम अपनी तरफ से भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से हो, आप लोगों की एग्जाम सफल रहे। इसके लिए हम आपके लिए ऑफलाइन पढ़ने के लिए हमारी PDF उपलब्ध करवा रहे हैं। तो आपको हमारी PDF मिले, इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जिसके द्वारा आप हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही हमारे फेसबुक पेज पर भी लिंक दिया हुआ है, जिसके माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं हम हमारी अगली क्लास में। धन्यवाद।